नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पहले चरण का मतदान बिहार में पूरा हो चुका है और उसके बाद हम इस समय जेपी नड्डा जी के साथ मौजूद हैं। दो चरण में चुनाव है। आज के मतदान के बाद आश्वस्त हैं या थोड़ा चिंता हो रही है? मैं पहले भी आश्वस्त था और आज के मतदान के बाद बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में और एनडीए की सरकार आ रही है और 160 प्लस सीटें लेकर के एनडीए सरकार बना रही है। नड्डा जी, अलग अलग लोगों का आकलन और समय के साथ बदलता भी है। वो जब भी एक हाई वोटिंग परसेंटेज की बात होती है, बहुत तेज़ी से वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए क्या मन में कुछ संशय होता है कि कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी? नहीं, कोई संशय नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी कहीं है नहीं और कहीं दिखी नहीं। आपने भी बहुत दौरा किया है बिहार का, आपने खुद देखा होगा कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। लोगों को बिहार में सबसे पहली बात है कि उनको विकास के प्रति एक उमंग, उत्साह और जिसे कहते हैं एस्पिरेशंस बिहार के लोगों के जागे हैं और वो विकास के साथ अपने आप को जोड़ करके आगे चलना चाहते हैं और विकास के लिए वह स्थिरता चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं और वो ऐसी सरकार चाहते हैं जो स्टेबिलिटी के साथ एक कंजीनियल एनवायरनमेंट बना करके बिहार को आगे ले जाए ताकि हम विकसित भारत के साथ जुड़ सकें। ये उनकी एस्पिरेशंस है। इसलिए जो वोट पड़ रहा है और ये जो हाई परसेंटेज वोट की है वो इस कारण से है कि लोग दे वांट टू मेक इट डबली श्योर। वह अपने आप को संशय में नहीं रखना चाहते, वो तय करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से बिहार की सरकार आए और मोदी जी का आशीर्वाद जो मिल रहा है उसका फ़ायदा बिहार को मिल सके। इसलिए हाई परसेंटेज वोटिंग की है और वो प्रो इनकम्बेंसी का वोट है, ऐसा मैं मानता हूँ और मानता नहीं है, मेरा पूरा विश्वास। ऐसा नहीं हो सकता है कि तेजस्वी के सपोर्ट में सब लगे हैं कि जो उनके वोटर हैं वो निकले हों अग्रेसिवली? आमतौर पर देखिए, मैंने पिछले चुनाव में भी कहा था, 2020 में भी कहा था, अभी भी मैं ये कहता हूँ कि उनका वोट जो है वह एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ वोट है और वह वोट उनको हमेशा पड़ता है। इसलिए उसके कारण उनकी जो ताकत है वो ताकत है, लेकिन वो ताकत वहीं पर सीमित हो जाती है, उसमें एडिशन नहीं होता। और जहाँ तक एनडीए का सवाल है, एनडीए को समाज के सभी वर्गों का वोट पड़ता है और एनडीए के सभी समाज के वर्गों का वोट के साथ साथ एनडीए के प्रति लोगों की एस्पिरेशंस जुड़ी हैं। इसलिए उसको वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, उसको वो स्थायित्व देना चाहते हैं, उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, ताकत देना चाहते हैं और इस कारण से वोट सुनिश्चित होकर के स्थिरता की ओर बिहार आगे बढ़े, ऐसी लोगों की आकांक्षा है। नड्डा जी, कुछ समय के लिए एक ऐसा फेज़ भी आया इस चुनाव प्रचार के दौरान जब विपक्ष भी बहुत हमलावर हुआ इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार को लेकर आप लोग एक स्पष्ट बात नहीं कह रहे हैं। जो अमित शाह जी की तरफ से भी कहा गया कि विधायक दल चुनता है नेता, उसका एनालिसिस ये किया गया कि शायद नीतीश कुमार नहीं होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। आपको लगता है कि फिर वोटरों में कहीं मन में एक वो आया हो कि कुछ दरार है और क्या पता चुनाव के बाद नीतीश रहे न रहे मुख्यमंत्री? हमारे यहाँ कोई दरार नहीं है। आपने अगर 2020 का चुनाव में ध्यान में हुआ तो उस समय हमारी सीटें ज़्यादा आई थी और नीतीश कुमार जी ने उस समय ऐसा विचार भी रखा था कि आपकी सीटें ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों ने उन्हीं को नेता चुना था और उनको ही बनाया था। लेकिन हमारे यहाँ एक ड्यू प्रोसेस होता है, उस ड्यू प्रोसेस के बारे में आदरणीय अमित शाह जी ने उस दिन कहा था। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में आगे सरकार चलेगी और जिसे हम कहते हैं कि पूरी ताकत से उनके नेतृत्व में सरकार चलेगी और हमारे यहाँ वैकेंसी ही नहीं है, कोई वैकेंसी का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए ये प्रश्न उन्होंने उठाने का प्रयास किया और ऑपोजिशन हमेशा कोई ना कोई जगह दरार डालने की कोशिश करती है, ये उनका काम है। लेकिन इसके चलते बिहार की जनता बहुत स्पष्ट है और हम लोग बड़े स्पष्ट हैं। आप लगातार मॉनिटर कर रहे होंगे जो चुनाव चल रहा था उसमें कि जहाँ जहाँ वोटिंग चल रही थी उस पर बहुत कोशिशें सब तरफ से की गई कि जो बागी कैंडिडेट्स हैं वो न रहें, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने रही। उस सब के बीच भी आप आश्वस्त हैं कि हालांकि एक बड़ी चीज़ रही कि एलजेपी पिछली बार जिन सीटों पर सामने सामने का मुकाबला कर रही थी, इस बार उन सीटों पर नहीं है,
तो आप आश्वस्त हैं कि वो बागी जो हैं, या फिर जैसे एक तो आपका कैंडिडेट ही नहीं है एक सीट पर, उस तरह की चीज़ें प्रभाव नहीं डाल रही हैं? नहीं, नहीं डाल रही हैं। ये एक नेचुरल प्रक्रिया होती है, हर स्टेट में इस तरीके का होता है। जब चुनाव में हम टिकट्स घोषित करते हैं तो उस समय कुछ न कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ नाराज़गियाँ होती हैं। अब अगर हम 300 टिकट बांटते हैं, 200 टिकट बांटते हैं, तो उसमें 2, 4, 5, 10 केसेस शुरू होते हैं। उनमें से संभालते हैं, संभाल करके उनको काम में लगाते हैं और वो लगते हैं। फिर भी एक आध छूट भी जाते हैं जो नहीं हो पाते हैं। लेकिन चुनाव के माहौल में जब पार्टी पूरे स्विंग के साथ लगती है तो वह इन चीज़ों को बेअसर भी करती है और हमारी पार्टी बाय एंड लार्ज इस तरीके की चीज़ों को काबू करने में सफल रहती है। क्योंकि मैं तुलना करूं सामने गठबंधन से, तो वहाँ पर जो वीआईपी पार्टी के जो प्रेसिडेंट रहे, जो भाई रहे मुकेश सैनी के, वो तक अपना नॉमिनेशन विथड्रॉ कर लेते हैं ताकि इंडिया गठबंधन की जीत प्रशस्त रहे, वहाँ पर जीत ज़रूर हो जाए। तो वहाँ पर वो भी यूनिटी अपनी बहुत नहीं, दोनों तरीके के एग्जाम्पल्स हैं उनके यहाँ। 8-7 जगहों पर तो सामने सामने फ्रेंडली फाइट भी कर रहे हैं, 12 पर तो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं जी। तो ये तो उनकी स्थिति है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने सारी चीज़ों को कंट्रोल किया है, संभाला है और संभाल करके सबको काम में लगाया है और सब काम में लगे हैं। वो इसलिए इस तरीके की चुनौतियाँ हमारे यहाँ नहीं हैं। क्या तेजस्वी का 30,000 वाला दांव, जो जिसको लास्ट बॉल सिक्सर कहा गया, अभी देखना है कि वो टप्पा खाता है रोप के अंदर या रोप के बाहर जाता है, लेकिन ये एक बड़ी चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए श्वेता जी, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये सभी जितने शहजादे हैं, ये सब जो भी वक्तव्य देते हैं, इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत इरोड हुई है। इसलिए इनकी बातों पर विश्वास करना, इनकी बातों को कोई जनता सीरियसली लेती हो, ऐसा नहीं है। इन्होंने ही कहा था ना कि हम हर परिवार को नौकरी देंगे, और आज महागठबंधन के लोग ही ये उनसे पूछ रहे हैं कि तेजस्वी से पूछो कि कैसे नौकरी देंगे, 12 लाख करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे सैलरीज़ के लिए, जो एक मोटा मोटी अनुमान बनता है। तो ये अपनी वादों के लिए अपने लिए ही हास्यास्पद बन जाते हैं। तो समाज इनको सीरियसली कहाँ लेता है। और यह जो इन्होंने 30,000 की घोषणा की, 2 दिन पहले की, 3 दिन पहले की, तो ये लास्ट मिनट में घोषणा करने का यह अर्थ स्पष्ट बन जाता है कि आप चुनाव हार चुके हैं और ये आपका लास्ट मिनट एफर्ट है। ये आप हार चुके हैं, ये बिहार की जनता जानती है। और बिहार की जनता को चुनाव सिखाना और राजनीति सिखाना, ये गलतफहमी कोई ना पाले। बिहार के लोग राजनीतिक दृष्टि से जो चेतना रखते हैं, जो उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन है, जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, गांव-गांव में एक 18 साल का लड़का, एक 19 साल का लड़का आपको पूरी बातें समझा देगा। ये स्थिति है। रोज़गार, उसको लेकर आप लोगों की तरफ से भी वादा किया गया है, तेजस्वी यादव की तरफ से भी किया गया। महिलाओं, जिसको लेकर उन्होंने लास्ट मोमेंट ये किया, उससे पहले जीविका, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल बिहार में बन के उभरा है, लेकिन उससे बढ़कर 10,000 वाली चीज़। लेकिन तीसरी चीज़ जो नड्डा जी है, वो है कानून व्यवस्था, जिसको लेकर आप लोग बहुत आक्रामक रहे। लेकिन एक मुकामा का हत्याकांड आप लोगों के लिए भी एक सवाल छोड़ गया। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो हम बात करते हैं वो जंगल राज की करते हैं। जंगल राज में हमारा आरोप ये है कि स्टेट मशीनरी इन्वॉल्व होती है लॉ एंड ऑर्डर को कॉम्प्रोमाइज़ करने में। मैंने उदाहरण दिए, मैंने शिल्पी गौतम का उदाहरण दिया। आरजेडी, साधु यादव, उसके नज़दीकी लोग उस रेप केस में पकड़ाए थे, केस का रफा दफा किया गया, उस केस को वीकन किया गया। बीबी विश्वास, दलित आईएएस ऑफिसर, उसकी बीबी, उसकी पत्नी, उसकी माँ, पत्नी की माँ, उनकी मेड सर्वेंट, उनके साथ रेप हुआ और ये सालों साल चला। आरजेडी के नेता उसमें इन्वॉल्व थे, उसको दबाया गया, केस को रफा दफा किया गया। ये सब सरकार की मदद से किया गया। अपहरण होते थे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनके मर्डर्स होते थे। जब अपहरण होता था तो ये एक उद्योग बन गया था। इसकी फिरौती कहाँ तय होती थी? इसकी फिरौती मुख्यमंत्री निवास, मंत्रियों के निवास में होती थी। यानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, जो लॉ एंड ऑर्डर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। इसलिए जंगल राज था। एक होता है कि कोई घटना घट गई, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, स्टेट का क्या रोल है। मोकामा में घटना घटी,
पुलिस ने एक्शन लिया है, जिन लोगों को दोषी पाया है उनको अरेस्ट किया है। तो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। रूल ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। उस प्रदेश का, हमारे देश का कानून लागू हो रहा है, और उस लागू होने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। सर, असल में इसको मैं थोड़ा दूसरा इसलिए फ्रेम करूंगी कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो गठबंधन है, महागठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, या फिर लालू यादव का जो दौर है, उस समय ऐसा होता था और इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका था ये सब। उनके कैंडिडेट्स ठीक है, वो भी दागी हैं, लेकिन आप लोग तो सामने वाले पर उंगली उठा रहे हैं ना। उसमें लोग पूछते हैं कि फिर यहाँ से अनंत सिंह जैसा व्यक्ति कैसे? निश्चित रूप से उन लोगों ने, जेडीयू ने तय किया है, लेकिन हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दे रहे हैं। ये सिचुएशन हम कभी आने नहीं देंगे जिसमें स्टेट लॉ एंड ऑर्डर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे। लॉ ऑफ द लैंड लागू होगा, और हमारे बाय एंड लार्ज कोशिश ये रहती है, बाय एंड लार्ज ये कोशिश होती है कि अच्छे छवि के लोग चुनाव में मैदान में आए। तो पहले चरण के बाद आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? बिल्कुल। जो तो पहला चरण जब शुरू नहीं हुआ था तब भी कंफर्टेबल थे। हाँ। और जब आप 6 महीने पहले हमको मिली थी तब भी मैंने कहा था कि बिहार में, उस समय आपने प्रश्न उठाए थे, तो मैंने कहा था नीतीश कुमार जी को ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलेगा और उनका वोट सपोर्ट इंटैक्ट है। अब दूसरे चरण की शुरुआत, ऐसा तो मतलब वो थमा ही नहीं, प्रचार थमा ही नहीं, वो तो चल रहा है। दूसरा चरण क्या थोड़ा चिंता दे रहा है आपको? सीमांचल वाला पूरा क्षेत्र है इसमें। बिल्कुल नहीं, हम देखिए, सब तरफ से वोट आए या सब तरफ के वोट बराबर हो गए, ये स्थिति तो नहीं होती है। लेकिन हमको कोई इससे हम तंग हो रहे हैं या इस तरीके की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें मालूम है कि हमें वोट आ रहा है, लोगों का सभी वर्गों का वोट आ रहा है, समाज के सभी समुदायों का वोट आ रहा है। मोदी जी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। मोदी जी के प्रति विश्वास के साथ साथ वो अपने आप को विकास के साथ जोड़ना चाहते हैं। उनके आशीर्वाद लेकर के नीतीश कुमार जी ने धरती पर बहुत काम किया है, जो विजिबल है, दिखता है, उसको लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। आपने खुद इस बात को कहा कि आरजेडी का एक वोट बैंक है जो आमतौर पर उसके लिए ही वोट करता है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सुदृढ़ नहीं दिख रहा है वो वोट बैंक? अब ओवैसी का फैक्टर उतना क्या आपको चलता हुआ दिख रहा है, जो पिछली बार सीमांचल में परेशान कर गए थे उनको? देखिए, वो उनका ओबीसी का फैक्टर तो होगा ही होगा, लेकिन उसको हम छोड़ भी दें। मैंने कहा ना कि सब जगह से हम एनडीए को सफलता मिलती, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एनडीए को बिहार के चुनाव में 160 प्लस आने का पूरा भरोसा है। 160 प्लस, क्योंकि आपके साथ अगर एलजेपी आ गया तो वहाँ भी वीआईपी नहीं था, वीआईपी वहाँ पर चला गया है, तो ऐसा तो बैलेंस चल रहा है। नहीं, बैलेंस नहीं है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। एक तरफा है, लोगों ने मन बना लिया है। ये देखिए, कास्ट के भी ओरिएंटेशन एक लेवल तक जाते हैं, उसके बाद इश्यूज आते हैं, अल्टीमेटली इश्यूज तय करते हैं। अब आपने अभी जन स्वराज की बात नहीं छेड़ी, हमने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे जिस समय चुनाव पकड़ेगा उस समय ये जन स्वराज फैक्टर कहीं वर्क नहीं करेगा। पर सर, आपको दिख रहा है कि वो वोट कम से कम लेंगे, और मतलब आपका वोट लेंगे या इंडिया गठबंधन? वो सबका थोड़ा थोड़ा लेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, वो नॉन एंटिटी रह जाएंगे। राहुल गांधी ने 2 ऐसे मुद्दे छेड़ दिए, हालांकि सीधे तौर पर बिहार से जोड़कर नहीं छेड़े हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा उसके बाद वो चीज़ चर्चा में आ ही गई बिहार के ही संदर्भ में। पहली चीज़ ये कि हरियाणा में वोट चोरी के जरिए आप लोगों ने सरकार बनाई है, इस पर आपकी? देखिए, सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी पर जब बात करूंगा तो मैं कुछ थोड़ा व्यापक संदर्भ में बात करूंगा। एक तो आप राहुल गांधी जी के कार्यशैली को आप देखेंगे तो वह मोदी जी का विरोध करते करते वह देश का विरोध करने लगे, एक बात। दूसरी बात, ये जो डीप स्टेट का जो एक एजेंडा है उसको वो पार्ट एंड पार्सल बन रहे हैं। देखिए, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाए, उन्होंने एयर स्ट्राइक पर प्रश्न उठाया, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न उठाया, उन्होंने ईवीएम पर प्रश्न उठाया। वो जब भारत से बाहर जाते हैं तो वो भारत के विरोध में बात करते हैं, भारत की डेमोक्रेसी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में,
हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर वो प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न उठाते उठाते यहाँ तक इतने दूर चले गए कि उन्होंने विदेश की धरती पर जाकर के विदेशी ताकतों से समर्थन मांगा कि भारत में डेमोक्रेसी बचाओ। ये स्थिति उनकी है। ये लार्जर एक कॉन्स्पिरेसी के वो पार्ट एंड पार्सल बन रहे हैं। पार्लियामेंट में इन सारी चीज़ों का प्रश्न नहीं करते हैं, विदेश में जाकर के करते हैं। ये तो इनकी सोच है। ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, क्लीन चिट दे दी ईवीएम। हम डिजिटल इंडिया की ओर जा रहे हैं, ये लालटेन युग की ओर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए। अब उसके बाद उन्होंने एसआईआर उठाया। एसआईआर में जब उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में उठाया तो उन्होंने वोट चोरी के बारे में जो आंकड़े रखे, वो 2 महीने बाद वो आंकड़े बदल गए। तीसरे महीने वो फिर से आंकड़े बदल गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा आप एफिडेविट दीजिए, आप कंप्लेंट दीजिए, आप मेमोरेंडम दीजिए। एक पर्चा इलेक्शन कमीशन में एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी का, एक रिस्पॉन्सिबल पद पे बैठा हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वो इतना गैर जिम्मेदाराना और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करता है कि वो एक शब्द, एक वाक्य लिखकर एक मेमोरेंडम भी नहीं देता है। वो सिर्फ ये, और आप मुझसे पूछिएगा तो मैं तो कहूँगा ये जो हम लोग 1985, 84, 83 में जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे तो उस समय होता था हिट एंड रन, हिट एंड रन, हिट एंड रन। ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अभी निकले नहीं हैं, ये उसी राजनीति में के चक्कर में है। और इनका जो, जैसे मैंने कहा, जो डीप स्टेट की एजेंडा है कि आप संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करो, उनकी क्रेडिबिलिटी को बदनाम करो, ये इनका उद्देश्य है जिसको ये पूरा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो किसी न किसी रूप में बिहार से जाकर जुड़ती ही है, क्योंकि वहाँ पर आरक्षण की बात, जो पिछड़े तबके हैं उनको आगे बढ़ाने की बात हमेशा होती है। उसमें वो 90%, 10% वाला सेना को लेकर जो उदाहरण उन्होंने दिया है। मैंने आपको कहा ना कि जो भी है वो डिवीजन का है। जो भी उनका तर्क है वो डिवाइड करने का उद्देश्य है। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि भारत देश एक होकर के आगे बढ़े। उन्होंने कहा इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। कौन नहीं जानता कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ये संविधान में प्रावधान किए हुए चीजें हैं। आप इन पर प्रश्न खड़े कर रहे हो तो आपकी हार, और हार के कारण व्यवस्था पर प्रश्न। खेल हार जाओ तो अंपायर को दोषी ठहराओ। ये जो आपने तरीका अडॉप्ट किया है, ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट तो है ही है, लेकिन उनकी तरफ से बचकाना भी है। आप लोगों ने कहा था सबसे बेहतर प्रदर्शन इस बार होगा, यानी 201 से ज़्यादा अभी कायम है। आप फर्स्ट राउंड में उतना तीव्र गति से उसी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने कहा हम 160 प्लस है। 160 प्लस अभी भी आपको यकीन है इस बात? बिल्कुल। नड्डा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि बिहार का चुनाव आधा हुआ है, आधा है बाकी, और ताकत तो पूरी दोनों चरणों में लग रही है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।